Hello, good morning, students. Let's start a new topic. I think all the things are clear in previous unit. So let's start next second unit. We'll start. That is review of literature. आई थिंक एवरी वन अवेयर अबाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर. मुझे उतना डीप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को. रिव्यू एंड द लिटरेचर, दिस एट द सेम टाइम नेम इट सेल्फ सजेस्टिंग review and the literature means we review related literature of our study. समझ में आया. लिटरेचर इट मीन्स दैट यू कैन गो थ्रू दी लिटरेचर, मतलब पहले से पब्लिश कोई मटेरियल है दैट यू विल गो थ्रू दैट पब्लिश मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, इन फॉर्म ऑफ जर्नल्स, मैगजीन्स, or in form of thesis or papers, research paper, articles, everything that considered under the literature. Okay, मतलब books जहाँ पे कुछ भी मटेरियल्स लिखा है दैट वी कॉल द लिटरेचर. ओके, इफ़ यू गो थ्रू दैट लिटरेचर और वी रिव्यू दैट लिटरेचर, हम उस लिटरेचर को पढ़ते हैं, गो थ्रू होते हैं, तो दैट वी कॉल द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. ओके, next we'll see let's see one by one the introduction and the definition. The review of literature is a summary of the, मुझे नहीं लगता है कि आप एज ए एमएससी आप लोग को मैं इतना एक्सप्लेन करूं कि बता दिया. मतलब रिव्यू लिटरेचर मीन्स वी रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर दैट वी कॉल द रिव्यू लिटरेचर. आई थिंक इट नीड ओनली दी डेफिनेशन पर्पसेस. वो भी केवल अगर मैं अभी पूछूं आप लोगों से, अगर फिजिकली हम लोग क्लास में रहते तो डेफिनेटली मुझे तो 2-3-4 आंसर तो डेफिनेटली मिलते हैं कि वाई वी डू द रिव्यू लिटरेचर, इफ़ वी वोंट डू द रिव्यू लिटरेचर व्हाट विल हैपन. अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते जरूर कुछ ना कुछ किसी ना किसी को आंसर पता होता, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन. क्योंकि जब मैंने ये जीएनएम और बीएससी में पढ़ाया था तो सेम आंसर मुझे स्टूडेंट से मिला था. तो मुझे लगता है कि ये उतना पढ़ाने वाला यूनिट नहीं है, फिर भी आई डील विद दिस टॉपिक. द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अ समरी ऑफ ऑल द रिव्यू फ्रॉम वेरियस रिसर्च लिटरेचर रिलेटेड टू द करंट स्टडी. जो करंट स्टडी आप कर रहे हो उसी से रिलेटेड लिटरेचर को स्टडी करना, कैरी आउट करना, गो थ्रू होना, दैट प्रोसेस वी कॉल दी रिव्यू लिटरेचर. ओके, इट हेल्प्स टू डिस्कवर व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट मोर अबाउट दी what more had done previously with the researcher. मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड कितना रिसर्च पहले हो गया है और क्या नहीं हुआ है और क्या डिफ़िकल्टीज आई थी, ये सब आप पता कर सकते हैं while doing the review of literature. Okay, according to the Abdullah and Levian, the material gathered in literature review should be included as a part of research data. Obviously, since it influences the problem and research design, it can be used to compare the result and findings for current study. Definitely, अब्दुल्ला एंड लेविन बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था उनने कि जो हम रिव्यू लिटरेचर देख के करते हैं, जो हम प्रीवियस स्टडीज़ पढ़ के कम से कम 100 स्टडीज़ पढ़ के हम अपना लिखते हैं, तो वो लिटरेचर को जो 100 स्टडीज़ हुए हैं पहले रिलेटेड दैट टॉपिक, उन सब का मान लो अब्दुल्ला का ये एक स्टडी हुआ होगा और मान लो एक और ऑथर का मान लो एस.के. शर्मा का कोई स्टडी हुआ होगा, तो हम उनके स्टडी के बहुत कंक्लूजन को लेके हम अपने रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करते हैं. और एग्जैक्टली हम यही करते हैं थीसिस में. क्या करते हैं हम, हर बंदे का जो जिनका हमने रिव्यू किया है उन लोगों ने अपनी स्टडी में क्या किया है, उनका जो भी कंटेंट है वो हम अपने स्टडी में डालते हैं 4 या 5 या 10 लाइन में कि इस ऑथर ने ये इस रिलेटेड इस टॉपिक से रिसर्च किया और ये उनका फाइंडिंग्स आया था. तो फाइंडिंग्स उनके हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और कैसे उन्होंने स्टडी की थी, कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया था, कितने सैम्पल्स यूज़ किए थे, सब हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने थीसिस में. अंडरस्टैंड? So this was all about the introduction. Let's see the definition of review literature. Yeah. A literature review is an assessment of a body of research that addresses a research question. मुझे कुछ समझाने वाली चीज़ इसमें नहीं लग रही है, जो मैंने बताया वही लिख लेना. An organized written presentation of what has been published ऑन टॉपिक बाय द स्कॉलर. ये आप एक रिसर्च एक डेफिनेशन लिख सकते हो जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है. टायलर का भी आप लिख सकते हो, बर्न्स एंड ग्रोव का भी लिख सकते हो. ऊपर वाला अवॉइड को बिकॉज ऑफ नो ऑथर, मनगढ़ंत लग रहा है, इसलिए आप ये 2 ऑथर का यूज़ करो.
और ऑथर के साथ में ही लिखना है। इस बार जब मैं ये यूनिट टेस्ट लूँगी ना, तो आई विल आस्क ऑथर और उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा डेफिनेशन, या फिर मैं कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस बार मैं ऑथर वाला क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। सो एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय एक्रेडिटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर। तो टेलर के अकॉर्डिंग इन 2011 ही डिफाइन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपको गुड क्वालिटी ऑफ रिव्यू लिटरेचर करने के लिए आपको जानना पड़ेगा किस किस क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसको हम गुड क्वालिटी रिव्यू लिटरेचर कहते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना चाहिए। लेट्स सी, ए गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव। डेफिनेटली एकदम लेंदी, एकदम वास्ट नहीं होना चाहिए आपका रिव्यू लिटरेचर। इट शुड ऑलवेज बी कम्प्रीहेंसिव। It should include up to date references. Definitely references matters a lot. जैसे I'll show you how to write the review literature also. जब मेरा ये यूनिट फिनिश होगा ना, तो मैं आपको शो करूँगी कि रिव्यू लिटरेचर कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप जब वो ऑथर का नाम लिखोगे और उसके बाद ईयर मेंशन करोगे, कौन से ईयर में इस ऑथर ने पब्लिश किया था, ठीक है, तो वो ईयर प्रॉपर अप टू डेट रेफरेंसेस में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2011 वाला है तो 2012 में किया आपने, और स्टडी मान लो आप स्टडी को भी जैसे आपने 10 रिव्यू लिटरेचर आपने किया है और उसको आप अपने स्टडी में अपने रिसर्च में डाल रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे सिंक्रोनाइज करके डालोगे। आप पहले 2011 में हुआ है तो 2011 पहले लिखोगे, 2012, 2013, 2014, उसके बाद न्यूली लेटेस्ट वन को आप सबसे लास्ट में लिखोगे। दिस इज द सीक्वेंस अप टू डेशन ऑफ रेफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज इट शुड बी सिस्टमैटिक। डेफिनेटली सिस्टमैटिकली इन द सेंस आप सबसे पहले ऑथर का नाम लिखा, टाइटल लिखो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स लिखो, नाउ यू कैन कम इन द मेथोडोलॉजी, देन यू एक्सप्रेस योर फाइंडिंग्स। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिकली, अंडरस्टैंड। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। डेफिनेटली अगर आप कोई स्टडी करते हैं तो आप ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए स्टडी तो नहीं करेंगे, हमेशा प्रोडक्टिविटी वाला आप करेंगे कि यूज़फुलनेस के लिए आप करोगे, ठीक है। तो रिसर्च और योर लिटरेचर शुड बी ऑलवेज प्रोडक्टिव। ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस्ड। डेफिनेटली बायस्ड तो होना ही नहीं चाहिए, आप जो एक्चुअल हुआ है उसी को ही लिखना है। इट शुड बी वेल रिटन। बहुत मैंने बताया ना, वेल रिटन कैसे, इन द सेंस आप प्रॉपर टाइटल लिखो, ऐसे घुमा फिरा के अपने ओन वर्ड्स तो डाल रहे हो, बट जो एग्जैक्ट उनकी फाइंडिंग से आपको वही लिखना है, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली और बहुत ही वेल रिटन होना चाहिए और वेरी अंडरस्टैंडेबल। Next is it should be in the form of some of its part. It should be in the form of in its part, in the sense we can say review literature भी कई पार्ट्स में, कई टाइप्स में डिवाइडेड है और उसके भी बहुत सारे टाइप्स है। विल सी लेटर द टाइप्स। तो अकॉर्डिंगली लिटरेचर लिखा हुआ ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ABCD का सीक्वेंस है और आप A लिख के D लिख रहे हो, तो दिस इज़ नॉट ए सिंक्रोनाइज्ड और नॉट ए सिस्टमैटिक। ओके, इट शुड बी क्लियरली सर्च्ड एंड सिलेक्टेड। मैंने हमेशा से बताया है कहाँ पे सोर्सेस है रिव्यू लिटरेचर के, वो सोर्सेस देखो, क्लियरली सर्च करना है। ऐसा नहीं कि आपके टॉपिक से मैच भी नहीं कर रहा है और आपने उस रिव्यू लिटरेचर को लिया है तो इट इज़ नॉट क्लियरली सर्च्ड, अंडरस्टैंड। तो क्लियरली सर्च करो, जो आपकी टॉपिक से मैच करता है केवल उसी रिव्यू लिटरेचर को ही लेना है। एक्यूरेट रेफरेंसेस शुड बी गिवन इन द रिव्यू। जो आप जब लास्ट में रेफरेंसेस लिखते हो या फिर सबसे ऊपर में रेफरेंसेस लिखते हो ना, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए ना। मैंने जो ऊपर वाले जो बताया था अप टू डेट और एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि 2011 वाला था और आपने उसका लेटेस्ट बना दिया 2019 लिख दिया, तो नहीं, इस टाइप की मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ रिव्यू लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट दीज आर दी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रिव्यू लिटरेचर। आप जब रिव्यू करते हैं तो ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। लेट्स सी द फैक्टर्स। फर्स्ट इज रिसर्चर्स बैकग्राउंड। डेफिनेटली आप मान लो कल को स्टडी कर रहे हैं, आपका रिसर्च, आप रिसर्चर हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करता है। जैसे एन एक्सपीरियंस रिसर्चर्स फाइंड इट ईजी टू प्रिपेयर ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन ए बिगिनर। आप कोई नया नया जो बंदा रिसर्च कर रहा है वो, और जो पहले से एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसका रिव्यू लिटरेचर और बिगिनर वाला रिव्यू लिटरेचर में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो रिसर्चर्स का बैकग्राउंड, मतलब उसको कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है, वो भी मैटर करता है। अंडरस्टैंड? सो इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिसर्चर्स बैकग्राउंड। Next is complexity of the research project. It is easy to collect review of literature for simple and easy research project compared to complex one. जैसे अब मैं I was in the month of May, I think आप लोगों को मिला होगा शायद कि मैंने आप लोगों को वो शेयर किया था, एक लॉकडाउन कोविड-19 पे जो लॉकडाउन हुआ था उस पे मैंने एक स्टडी किया था, तो मैंने आप लोग को क्वेश्चनर भी सेंड किया है। तो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन दिस सेंटेंस। जैसे मैंने कोरोना पे स्टडी करना चाहा तो मुझे बहुत ही कम रिसर्च, बहुत कम मटेरियल, बहुत कम रिव्यूज़ दिखे थे। अंडरस्टैंड? और आज अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस पे स्टडी करती हूँ तो मुझे मतलब अनकाउंटेबल मुझे रिव्यूज़ मिलेंगे और बहुत सारे लिटरेचर्स रहेंगे रिलेटेड टू दी ट्यूबरक्लोसिस कंपैरेटिवली दी कोरोना। अब लोगों ने कोरोना पे स्टडी करना शुरू किया है, बहुत रिसर्च होंगे अब इस पे, क्योंकि बहुत ही पेंडेमिक, बहुत इन्फ्लुएंसिंग वायरसेस आया है, तो ऑब्वियसली अब ये बहुत कॉमन हो जाएगा सबके लिए। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि हमको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे ना बहुत कम स्टडी मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिव्यू लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, डेफिनेटली कई बार क्या होता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हमको, कंप्यूटर्स नहीं मिलते हैं, ऑफलाइन जर्नल्स भी हमको उतने सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट नहीं मिलते हैं, तो दिस ऑल इन्फ्लुएंस अवर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। Then study time frame, हम to conduct a relevant review of literature sufficient time is needed. सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर इज कॉल्ड रिव्यू लिटरेचर। मतलब रिव्यू लिटरेचर मीन्स यू आर गोइंग टू रिव्यू, क्रिटिकल रिव्यू यू आर गोइंग टू डू। अंडरस्टैंड? सो इट नीड्स सो मच टाइम। अगर आप बहुत टाइम में लैकिंग है तो यू विल नॉट एबल टू गिव योर 100% इन द रिव्यू लिटरेचर, और यू कैन नॉट गिव योर बेस्ट। सो this review literature needs so much time. Availability of the support system. If there are many research scholars involved in the research, then a good review of literature can be gathered. अगर एक या दो से ज़्यादा लोग आपके स्कॉलर हैं आपके रिसर्च करने के लिए, तो आप और ज़्यादा बेस्ट रिव्यू लिटरेचर लिख सकते हो, क्योंकि इतने सारे लोग बहुत सारे रिव्यू करेंगे ना, और जितना रिव्यू करके आप अपना थीसिस लिखोगे ना, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग और बेनिफिशियल और बहुत फ्रूटफुल थीसिस आप लिख पाओगे, क्योंकि अनुभव, एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स। तो आप जितना पढ़ोगे कि रिलेटेड योर टॉपिक, यू विल गैदर दैट मच इन्फॉर्मेशन। ओके, so this was all about the factors which influence the review literature. Next we'll see the purposes of review literature, why we do the review literature. This is very easy, no need of explanation, but still it helps to identify what is already known about the research problem. पहले इस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में क्या हो चुका है, किस टाइप की स्टडी हो चुकी है, वो हमको पता चल जाता है इफ़ वी डू द रिव्यू लिटरेचर. इट हेल्प्स टू बिल्ड अप ऑन प्रीवियस नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, और हमको रिव्यू लिटरेचर करना पड़ता है। जैसे उस प्रीवियस लिटरेचर में मान लो मेथडोलॉजी क्या यूज़ हुआ है, अगर 90 के सैम्पल्स देते हैं, 100 सैम्पल्स या 400 सैम्पल्स देते हैं, तो क्या डिफरेंशिएशन और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट वी कैन फाइंड आउट बाई डूइंग द रिव्यू लिटरेचर. Many published research studies contain recommendations for future research, from which we can get idea for a new research study. जैसे for example recommendations means like जैसे मैंने ट्यूबरक्लोसिस पे अपना स्टडी किया, ठीक है. अब ट्यूबरक्लोसिस पे मैं प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पे मैंने स्टडी किया है, ठीक है. एंड व्हाट वुड बी माय रिकमेंडेशंस, कि मैं चाहूँगी, मेरा रिकमेंडेशंस रहेगा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया है, ठीक है. अब इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी हो सकता है कि कोई आप लोग समझ पा रहे हो तो मुझे क्लियरली बोलना, ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताना. एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को रिकमेंडेशंस के बारे में समझाने जा रही हूँ.
रिकमेंडेशंस का मतलब ये होता है कि मैंने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की ईटियोलॉजी पे मैंने स्टडी किया था, ठीक है। अब इसका रिकमेंडेशंस क्या हो सकता है स्टडी का, कि अगेन आप ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में स्टडी कर सकते हो, आप ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हो, आप ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लैब टेस्ट के बारे में टेस्ट रिसर्च कर सकते हो। और मैंने ये वाला स्टडी मैंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया है, आप इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कर सकते हो, आप इसी स्टडी पे आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग क्या क्या और ऑप्शंस है और क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं इस स्टडी के, दिस इज कॉल्ड द रिकमेंडेशन। जैसे अब मैंने भिंडी मसाला बनाया है, ठीक है, नाउ कम टू योर किचन। मैंने भिंडी मसाला बनाया, भिंडी मसाला बनाने के भी बहुत तरीके हैं। कई बार क्या होता है हम प्याज को काट के बनाते हैं, कई बार हम पीस के बनाते हैं, तो दिस इज़ ओनली द मेथड ना। तो मैं वही बोल रही हूँ, मेथड्स चेंज करके आप उस भिंडी मसाला को टेस्टी बना सकते हो इन दी डिफरेंट मेथड्स, तो दैट वी कॉल दी recommendations. Okay, it makes a researcher know about the research has already been done in a particular area so as avoid duplication. हम इसलिए भी देखते हैं कि कहीं हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो डुप्लीकेट ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि जो पहले हो चुका है सेम टू सेम हम कर रहे हैं, बट पता है ये आपका दिमाग का ओन जनरेशन होगा कि मैं अपने दिमाग से करूँगी ऐसा वाला, आप चोरी नहीं करना चाहती हो। अगर आप ये सोचती हैं तो रिव्यू लिटरेचर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका दिमाग हो सकता है जो आपका दिमाग अभी चल रहा है उससे पहले किसी और रिसर्चर का दिमाग सेम टू सेम चला होगा, तो ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगा ना। भले आपने नहीं किया होगा कॉपी, बट स्टिल ये डुप्लीकेशन कहलाएगा क्योंकि सेम स्टडी उस पर हो चुकी है। इसीलिए देखना भी ज़रूरी है कि कहीं मैं जो स्टडी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो पहले हुआ तो नहीं है, ये देखने के लिए भी आप रिव्यू लिटरेचर करोगे। अंडरस्टैंड, इट इज़ नेसेसरी टू नैरो द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। ये ऑब्वियसली अगर आप रिव्यू लिटरेचर करते हो तो आप अपना स्टडी को बहुत नैरोड करोगे, क्योंकि अगर हमको नहीं पता रहता ना कोई चीज़ें तो हम बहुत फैलाते हैं, राइट। तो हमको अगर पता चल जाएगा, हम स्पेसिफाई हो जाएंगे तो हम उसी डायरेक्शंस पे ही जाएंगे, इधर उधर और नहीं भटकेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई क्वेश्चंस ए बॉडी ऑफ रिसर्च डज नॉट आंसर। unsatisfactory means incomplete sentence I feel. Identify questions a body of research does not answer. हम और भी क्या चीज़ पता कर सकते हैं रिव्यू लिटरेचर से कि पहले क्या क्वेश्चंस वगैरह बने हैं, वो क्वेश्चंस सो दैट वी कैन गिव पर्टिकुलर आंसर अबाउट दैट क्वेश्चंस। ओके, तो फॉर दैट वी कैन डू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इट हेल्प्स रिसर्चर टू गेट एक्वेंटेड विद द रेलिवेंट थियरी। क्या रेलिवेंट थेरीज यूज़ हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है, स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, सब चीज़ क्या यूज़ किया गया है, मेथडोलॉजी कम्प्लीटली क्या यूज़ किया गया इन प्रीवियस स्टडी, अकॉर्डिंगली वी विल यूज़ इन आवर स्टडी। तो इसलिए हम और रिव्यू लिटरेचर करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी। जैसे मैंने अभी बताया, we can do the research experimental, we can do the research comparatively, right, we can do the research descriptive, and there are the different methods of doing the research. अंडरस्टैंड, तो अगर हम ये रिव्यू लिटरेचर करेंगे कि इस टॉपिक पे किस टाइप के रिसर्च हुए, मान लो ट्यूबरकुलोसिस पे हमेशा एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुआ है तो हम कुछ अलग करेंगे यार, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बट करेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस पे ही। समझ रहे मेरी बात? तो फॉर दैट वी हैव टू डू द रिव्यू लिटरेचर। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कंपैरेटिव डेटा, सो हेल्प इन इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस स्टडी। रिव्यू लिटरेचर करने से और क्या फ़ायदा मिलता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनने कितना डेटा लिया है और उनके इतना डेटा लेने से उनका क्या डिस्कशन और एनालिसिस हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली विल प्लान इन दी आवर स्टडी कि अगर इनने इतना लिया है 50 लिए तो हम 100 लेके देखते हैं यार। तो दिस टाइप ऑफ कंपेरिजन वी कैन डू इन दी डेटा। ओके, next is types of research study, types of review literature. Let me share this slide and I'll explain.